आज के इस चौथे सेट में हम लोग प्रमुख रूप से केमिस्ट्री के टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रमुख रूप से उन्हीं क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, पहला प्रश्न है और प्रत्येक क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा और लास्ट में जाकर के आपको बताना है टोटल 20 में से आपका कितना मार्क्स सही आया। ठीक है, इससे पता चलेगा बच्चों कि आपने किस प्रकार से पढ़ाई की है, ताकि उससे आपका पता चल जाएगा। तो आइए, जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आएगा कृपया करके आप लोग उसका जो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा या फिर अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, यानी कि कौन सी क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, अपघटन, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो प्रमुख रूप से जानते हैं आप लोग, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ही ऑक्सीजन का संतुलन बैलेंस बना रहता है बच्चों। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ही पेड़ पौधे क्या करते हैं, क्लोरोफिल की मदद से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जल और लवण को लेकर के क्या करती है, अपना भोजन बनाती है और ऑक्सीजन गैस मुक्त करती है। उसमें प्रमुख रूप से पेड़ पौधे जो भी होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन का संतुलन को बना के रखता है। अगला प्रश्न है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? यानी कि सिल्वर आयोडाइड AgI का इसका सूत्र होता है। इसका अर्जेंटम आयोडाइड इसको बोल सकते हैं आप लोग। तो इसका जो कलर होगा, रंग जो होगा कैसा होगा? तो सबसे पहले जानते हैं बच्चों हम लोग, आयोडीन आयोडीन यानी कि नमक, इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है सफ़ेद। चांदी, सिल्वर मतलब चांदी, ये इसका कलर कैसा होता है? इसका भी कलर सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद सफ़ेद दोनों तो श्वेत ही होगा बच्चों, है ना। तो प्रमुख रूप से यहाँ पर इसका कलर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड का श्वेत। 2022 का ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा माइंड लगा करके आप लोग इसको आंसर को दे सकते थे। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH है क्या है? एक अम्ल, क्षार, लवण, या फिर इनमें से कोई नहीं। 2016 में यह प्रश्न पूछा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जिस भी सूत्र के साथ OH लगा हो यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड लगा हो, इससे पता चलता है कि वो जो सूत्र है या वो जो पदार्थ है वो प्रमुख रूप से क्षार होगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और अम्ल की बात की जाए तो अम्ल में सिर्फ और सिर्फ H होगा, OH नहीं होगा बच्चों। ठीक है, और लवण ये तो मालूम है आप लोग को, ये उदासीन होता है। अगला प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से आप लोग नोट कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर मालूम है तो कोई बात नहीं, प्रमुख रूप से बताइए जल्दी से आंसर कि एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग करने किया जाने वाला अम्ल का नाम। H2CO3, CH3COOH, H3BO3, HNO3। तो प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा, जो आपका एंटीसेप्टिक के रूप में काम किया जाता है बच्चों, वो है आपका H3BO3 यानी कि आपका बोरिक अम्ल। इसका नाम होता है बोरिक अम्ल यानी कि रासायनिक नाम। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। उसके बाद HNO3 ये है आपका नाइट्रिक अम्ल। CH3COOH ये है आपका एसिटिक अम्ल, इसको एथेनोइक अम्ल भी बोला जाता है। ये है H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? यानी कि चाकू से आप काट सकते हैं आसानी से, कौन सी ऐसी धातु है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों, तीन धातुएं प्रमुख रूप से सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये तीनों ऐसी धातु हैं जिनका जो घनत्व है बहुत ही कम होता है बच्चों, और इसका द्रव्यमान क्वथनांक भी निम्न होते हैं, और प्रमुख रूप से बच्चों इसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाता है बच्चों, यहाँ पर पोटेशियम और लिथियम को न देकर के यहाँ पर अलग अलग देगा, तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सोडियम मारना है। लेकिन जब तीनों रहेगा तो इसमें से आपको तीनों मार देना है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस धातु का मरकरी के साथ बना समांग मिश्रण है कहलाता है? यानी कि कोई भी धातु अगर मरकरी के साथ मिश्र धातु का निर्माण करता है, मिश्रण का निर्माण करता है, तो वो मिश्र धातु क्या कहलाता है? गालक, धातुमल, परगलन, या फिर अमलगम। तो ध्यान रखिएगा, ये कहलाता है अमलगम। यानी कि आपका यदि कोई मिश्र धातु है और उसमें मिश्र धातु के रूप में एक पदार्थ उसमें अगर मरकरी है, तो हम लोग कहेंगे उस पदार्थ को, उस मिश्र धातु को अमलगम। अगला प्रश्न है, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया कर कौन सा गैस मुक्त करता है? यानी कि कोई भी धातु यदि वो जल के साथ अभिक्रिया करती है तो इनमें से कौन सा गैस देगा? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन,
या फिर नाइट्रोजन। तो देखिए बच्चों किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले धातु एक बोला, तो एक धातु ले लिए, मान लीजिए सोडियम, किसके साथ अभिक्रिया, तो जल के साथ अभिक्रिया, तो जल को ले लिए H2O। अब अभिक्रिया करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर Na जो है अभिक्रिया करेगा H2O के साथ, तो यहाँ पर बनेगा NaOH और उसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा। तो प्रमुख रूप से यहाँ पर कौन सी गैस निकलेगी, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2018 में ये प्रश्न आपका आया हुआ है। अगला प्रश्न है, एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं। यानी कि अणुसूत्र समान होगा लेकिन संरचना सूत्र अलग होगा, तो उस यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे। 2021 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। समायवी या फिर अपरूप या फिर उत्प्रेरक या फिर बहुलक। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर जो है वो हो जाएगा समावयवी। यानी कि यदि कोई अणुसूत्र समान हो और उसकी संरचना सूत्र अलग अलग हो तो उसको हम लोग बोलेंगे समावयवी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन योगशील या योगात्मक अभिक्रिया को दर्शाता है। यानी कि योगात्मक यानी योगशील यानी कि जुड़ने का, यहाँ पर एल्केन, एल्कीन, एल्काइल समूह या फिर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर एल्केन, एल्कीन, एल्किल समूह ये सब जो है प्रमुख रूप से योगशील यानी कि योगात्मक अभिक्रिया को दर्शाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। आबंध मतलब कि कितने बॉन्ड यानी कि कितने बंधन होते हैं। ठीक है, ये बताना है आपको, एक बंधन या फिर दो या फिर तीन या फिर चार। तो ऑक्सीजन देखिए बच्चों, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8 और उसके बाड़ी कक्षा में होते हैं 6। तो उसको कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर पता चला हमको कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, 2 आबंध का निर्माण करता है। 2014 और 2019 में यह प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन है एक, यानी कि सिलिकॉन क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो ये 2021 में प्रश्न पूछा हुआ है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये आपका प्रमुख रूप से बच्चों उपधातु है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेंडलीव ने तत्वों को निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया। यानी कि जो मेंडलीव अपना आवर्त सारणी दिया था उसमें तत्वों को निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए क्रम में लिया गया था। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, रासायनिक सक्रियता या फिर आपका घनत्व। प्रमुख रूप से उन्होंने ध्यान दिया था परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम पर। यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अकीय धातु या फिर आपका मिश्र धातु। तो आवर्त सारणी का जो प्रथम वर्ग है बच्चों, प्रथम वर्ग, ये जो जितनी भी धातु है इसमें हाइड्रोजन है, उसके बाद लिथियम है, उसके बाद सोडियम है, फिर उसके बाद पोटेशियम है। तो इस प्रकार से ये जो धातुएं हैं ये प्रमुख रूप से आपका क्षारीय धातु कहलाता है। कौन सी धातु, क्षारीय धातु, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ करके क्षारीय धातु कहलाता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2011 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, डैश 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 ऊर्जा का निरंतर स्रोत है। निरंतर यानी कि निरंतर स्रोत है, कौन सा स्रोत है ऊर्जा का, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह या फिर उपग्रह। तो प्रमुख रूप से ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ग्रह के पास भी अपना प्रकाश नहीं होता है, उपग्रह के पास भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है। यही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। इसी के प्रकाश से सभी ग्रह, सभी उपग्रह, चंद्रमा सब कोई प्रकाशित होते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, Zn यानी कि जिंक प्लस H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों अभिक्रिया करके बनाते हैं जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शा रहा है। 2016 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या फिर अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर जो Zn है यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिया है, हाइड्रोजन को क्या कर दिया, हटा दिया। तो यहाँ से देखिए Zn जो है यहाँ पर हाइड्रोजन का स्थान ले लिया है और हाइड्रोजन यहाँ पर भाग गया है। तो यहाँ पर ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया, उसको विस्थापित कर दिया, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपका बार बार इस तरह का प्रश्न आते रहता है बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। आपको बताना है ऑक्सीकारक, हाइड्रोजन या फिर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर आपका ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर ऑक्सीकारक जो होगा बच्चों वो ऑक्सीजन होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। बाकी जो आपका हाइड्रोजन है ये क्या है, आपका अवकारक है। अगला प्रश्न है, किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। यानी कि अम्ल वर्षा का जो कारण है वो क्या है, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर क्लोरीन गैस। 2020 में यह प्रश्न आपका पूछा हुआ है।
तो ध्यान रखिएगा जो अम्ल वर्षा होती है बच्चों वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18वें नंबर का। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप लोग चैनल में न्यू हैं बच्चों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्त यार को ये चैनल शेयर कर दीजिएगा, और अगर वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अगला प्रश्न है 18वें नंबर का। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, यानी कि जो प्योर गोल्ड होता है शुद्ध सोना वो कितना कैरेट का होता है। 2014 में ये प्रश्न पूछा हुआ है, 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट या 12 कैरेट। तो यहाँ पर शुद्ध सोना जो होता है बच्चों वो होता है 24 कैरेट का, और बाद में जो है उसको अशुद्ध बनाया जाता है जेवर के लिए, या कोई भी ज्वेलर तैयार की जाती है, आभूषण तैयार किया जाता है तो उसको 22 कैरेट कर दिया जाता है, और उसमें जो है 2 कैरेट जो है अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। ठीक है, यानी कि चांदी या फिर तांबा या अलग चीज़ कुछ मिलाया जाता है। तो प्रमुख रूप से ध्यान दीजिएगा कि शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है, यानी कि वेल्डिंग करने के लिए जो गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रमुख रूप से आप जब जाते हैं बच्चों किसी भी वेल्डिंग वाले दुकान पर, या जो आपका प्रमुख रूप से ग्रिल दरवाजे लोहे का जो निर्माण करते हैं उसके पास जाइएगा तो वो एक गैस का प्रयोग करते हैं ना, उसके पास एक गैस सिलेंडर होता है और उसी की मदद से वो क्या करता है, जोड़ता है लोहा लंकरों को, वेल्डिंग करता है। तो प्रमुख रूप से वो कौन सा गैस का प्रयोग करता है, एसिटिलीन, इथेन या फिर ब्यूटेन या फिर एथिलीन। तो ध्यान रखिएगा वो यूज करता है एसिटिलीन गैस का। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का, लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से नहीं करेगा, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन या फिर आपका फ्लोरीन। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो फ्लोरीन होता है बच्चों ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है, बाकी सोडियम, मैग्नीशियम और आयरन जो है ये आसानी से त्याग कर सकता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आप लोग के बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इन 20 प्रश्नों को बच्चों आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है उन प्रश्नों को बार बार आप लोग देखिएगा और अपना नोट कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ये सारे प्रश्न अगर आप लोग करके चल जाएंगे बच्चों तो यहाँ पर प्रमुख रूप से आपका एक भी जो है प्रश्न आपका बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटने वाला। ठीक है, मैं आपका प्रमुख रूप से केमिस्ट्री में बच्चों कम से कम 20 सेट आप लोग का तैयारी कराऊंगा। ठीक है, 20 सेट, इन 20 सेट को आप लोग जो है प्रमुख से सॉल्यूशन कर लिए, अच्छी तरह से अपना माइंड में रख लिए, तो आप लोग को और कहीं पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना ही से आपका ऑब्जेक्टिव सरासर सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर मैं 20 सेट आप लोग को सॉल्यूशन कराऊंगा तो टोटल कितना होगा बच्चों, 20 20 400, यानी कि 400 आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका केमिस्ट्री का सिर्फ हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।